हाय फ्रेंड्स, मैं आर के यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा से आज आप लोगों के बीच फिर से साइंस का आगे का टॉपिक लेकर के आया हूँ। जहाँ तक पहले पिछले क्लास में हम लोग छोड़े हुए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में प्लेन मिरर समतल दर्पण के बारे में। और आज एक बार पिछले क्लास की कुछ बातों को रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर जिसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे फिजिक्स में लाइट चैप्टर में कि चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, रेलवे का तैयारी करें या फिर ITI पॉलिटेक्निक का तैयारी करें या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी यदि कर रहे हैं और साइंस का क्वेश्चन यदि उस एग्जाम में पूछा जाता है तो प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन देना अनिवार्य है। आज का केवल आप वीडियो देख लीजिए और 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपका जो तैयारी है वो इस वीडियो के देखने के बाद दूसरे कहीं किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर समतल दर्पण का। इससे बीपीएससी तक में क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी में भी इससे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर समतल दर्पण का। पिछले क्लास में जो लाइट पार्ट थर्ड जो हम दिए हुए हैं उसमें हम इसके बारे में कुछ बात किए हुए थे। उन सब बातों को दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि प्लेन मिरर जब हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लेन मिरर हम बना दिए, समतल दर्पण है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी इनफिनाइट होता है। कैसे होता है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी इनफिनाइट होती है। समतल दर्पण का पावर जो है ये 0 होता है। ये सब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है दूसरा बात, यदि हम देखें इसमें समतल दर्पण में, तो ध्यान दीजिए दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बन रहा है इससे कि समतल दर्पण में इमेज कैसा बनेगा। तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब जो आपका समतल दर्पण में है ये प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। ध्यान से देखिए, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है एवं वस्तु के बराबर आकार का बनता है। वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं किसी बुक में सीधा के बदले में यहाँ उल्टा लिख दिया है। वो उल्टा नहीं है बल्कि वो पार्श्विक उल्टा है कि आपके राइट वाला भाग लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है और लेफ्ट वाला भाग राइट की तरफ दिखाई देता है। इसको हम लोग उल्टा नहीं बोल सकते हैं। और वैसे भी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, तो उल्टा बनने का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। लेकिन प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना आगे वस्तु रहता है। ध्यान दीजिए इस बात को। यदि समतल दर्पण में यदि आप 10 सेंटीमीटर आगे वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए कि मेरा ये हाथ प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक वस्तु है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर पीछे में इमेज बनेगा। जैसे जैसे दर्पण के नजदीक लाएंगे इमेज भी दर्पण के नजदीक आता जाएगा और दर्पण में जब हम इसको सटा देते हैं तो इमेज भी उधर से हमको ऐसा अनुभव होता है कि इमेज जो बना हुआ है वो दर्पण में सट गया। मतलब दर्पण से जितना आगे वस्तु रहता है ठीक उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो प्लेन मिरर में है, तीसरा ऑब्जेक्टिव भी है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है तीसरा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको समझिए। इस समतल दर्पण में ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर प्लेन मिरर बना लिए हैं, प्लेन मिरर आपके सामने बना हुआ है और यदि 3 नंबर में आप उसको गौर से देखिए कि आपको पूछता है कि इसका आवर्धन क्या होगा, तो इसका जो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन, वो आवर्धन बराबर चूंकि होता है h2/h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई समतल दर्पण में बराबर होता है। इसीलिए दोनों कटेगा और प्रतिबिंब सीधा बनता है और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। तो m का मान आपको +1 याद रखिए आप, इस समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है।
समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है, क्योंकि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का जो माप है वो बराबर होता है और बराबर अंश और हर में, जैसे 4/4 है, काट के 1 होता है, 5/5 है, काट के 1 होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर m का मान +1 हो जाएगा। मतलब समतल दर्पण का आवर्धन जो है ये +1 होगा और इन सब चीजों को हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में, चौथा ऑब्जेक्टिव आपको क्या याद रखना है कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण का जो मान होता है डेल्टा, ये होता है 180 - 2i, जहां पर i आपतन कोण है, या 180 - 2r, जहां पर r जो है ये परावर्तन कोण है, i और r, i आपतन कोण, r परावर्तन कोण। तो विचलन कोण का ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी आपको पूछ सकता है। आपतन कोण आपको दे देगा 30 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा? तो 30 × 60, 180 में से 60 गया तो 120। कैसे होता है ये फॉर्मूला, ये पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं, केवल इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बार आपको दिखा रहे हैं कि जिसको पिछला वीडियो नहीं भी समझ में आया था तो एक बार फिर से हम इसको बोल रहे हैं। तो ये विचलन कोण का ये फॉर्मूला आपको देख लेना है। समझ में नहीं आएगा तो पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, और यदि फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले क्लास में हम आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को नए तरीके से आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये तो चौथा गुण था। अब हम बढ़ते हैं 5वें गुण के तरफ कि समतल दर्पण का 5वां गुण क्या है। समतल दर्पण का 5वां गुण क्या है? तो सबसे बड़ी बात, एक ऑब्जेक्टिव जो रेलवे में पूछा हुआ है, आप इसको याद कीजिए कि दर्पण के पीछे में चांदी या पारा का लेप होता है। दर्पण के पीछे में चांदी या पारा का लेप होता है, ध्यान रखिए इस बात को। दर्पण के पीछे में जो लेपिंग होता है, पीछे में चांदी नहीं, चांदी या Hg, जिसको मरकरी कहते हैं, पारा का लेप होता है या पेंट होता है, पेंट किया जाता है। जनरली नहीं किया जाता है, चांदी या पारा का लेप किया जाता है। दर्पण के पीछे में चांदी या पारा का पेंट किया जाता है, ताकि वो प्रकाश को अपवर्तन होने से रोके और प्रकाश को परावर्तित कर सके। तो ये आपका 5वां एक पॉइंट है, जिसको आप अच्छे तरीके से याद रखें। चलिए हम 6 नंबर में आते हैं, और छठा केस अब हम लेते हैं दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन। अब ध्यान दीजिए, किस स्थिति में दर्पण में कैसा इमेज बनता है, नहीं दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। चूंकि दो समतल दर्पण जब एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर हो, ध्यान दीजिए, दो समतल दर्पण जब एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर हो। आप अलग अलग केस को देखिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये दो समतल दर्पण है, ध्यान से देखिए, एक समतल दर्पण, ये दूसरा समतल दर्पण है, और दोनों के बीच का कोण थीटा है, और दोनों के बीच में वो बिंदा रख दिए, नहीं ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो कहेगा इसका प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा। तो याद रखिए, नंबर ऑफ इमेज जो होता है प्रतिबिंब की संख्या, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और ये n बराबर होता है 360/θ -1। जब ये तब लागू होगा 360/θ का मान यदि आपको सम हो जाए, मतलब हुआ कि 360/θ का मान कुछ भी हो, और काटने के बाद मान लीजिए 10 आ गया, तो 10 सम संख्या है, तो ये घटा देंगे 9 प्रतिबिंब होगा। काटने के बाद मान लीजिए 12 आ गया, तो 12 सम संख्या है, ये घटा देंगे 11 प्रतिबिंब बनेगा। तो जब 360/θ का मान सम हो तो प्रतिबिंब 360/θ -1 होता है। लेकिन जब n का मान यदि n बराबर नंबर ऑफ इमेज यदि विषम होगा तो डायरेक्ट 360/θ लिखेंगे। जब आपका 360/θ जो है ये यदि विषम है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या 360/θ ही रहेगा। उस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या 360/θ ही रहेगा। कुल मिला के एक निष्कर्ष हमारे सामने आ गया। क्या निष्कर्ष आया
कि प्रतिबिंब की संख्या सम समान स्थिति में नहीं होता है। सम होता है तो एक घटा के विषम कर देते हैं, अब विषम होता है तो वही छोड़ देते हैं। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या सामान्यतः सम नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे के टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 360 थीटा का मान काटने के बाद आपको सम आ जाए, ऐसा या विषम आ जाए, ये पूर्णांक आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यदि प्रतिबिंब की संख्या n का मान लीजिए कि n का मान जो है n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या, n का मान प्रतिबिंब की संख्या नहीं। अगर मान लीजिए आपको पूर्णांक नहीं आया, मतलब यदि ध्यान दीजिए, यदि 360/थीटा ये भिन्न हो जाए, ये क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, मतलब फ्रैक्शन में हो जाए, भिन्न हो जाए, 5.6 हो जाए, 4.6 हो जाए, 9.8 हो जाए, 10.5 हो जाए, इस तरह से यदि आपको ये भिन्न में आ जाए तब आप क्या कीजिएगा, तो याद रखिए प्रतिबिंब की संख्या तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की संख्या यदि भिन्न में आपको आएगा तब प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा -1 का अगला पूर्णांक होगा, का अगला पूर्णांक होगा। याद रखिए इन चीजों को कि प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा -1 का अगला पूर्णांक होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम लोग कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण आपको 50 डिग्री दे दिया जाए, दो समतल दर्पण के बीच का कोण क्या दे दिया जाए, 50 डिग्री दे दिया जाए। मान लीजिए यदि आपको कहेगा कि थीटा बराबर 50 डिग्री है, मतलब कहेगा कि दो समतल दर्पण 50 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, 50 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे, 360/50 -1। पहले इतना निकाल के देखिए, ये काटते हैं इसको तो ये 7.2 आता है और उसमें से एक घटाते हैं तो 6.2 आता है। अगला पूर्णांक इसका लेते हैं तो 7 होता है, मतलब प्रतिबिंब की संख्या आपका 7 आ गया। प्रतिबिंब की संख्या आपका क्या आ गया, 7 आ गया। ध्यान दीजिए इन चीजों को कि n का मान यदि भिन्न में आ रहा है, मतलब थीटा यदि 50 डिग्री दे दिया जाए तो इसको n निकालते हैं, 360/50 7.2 आया, एक घटा दिए 6.2 हुआ, उसका अगला पूर्णांक 7 लेते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या मेरे सामने में निकल के क्या आ गया, 7। अब चलिए ध्यान दीजिए, कभी क्या होता है कि यदि विषम वाला जो केस हम लिए थे उसमें 2 केस आता है। ध्यान दीजिए इसको बढ़िया से कि विषम वाला केस में यहाँ पर हम लिखे थे कि यदि 360/थीटा विषम हो जाए, 360/थीटा यदि विषम हो जाए तो विषम होने का स्थिति 2 हो रहा है, विषम होने का 2 स्थिति हो रहा है। विषम में दो प्लेन मिरर आपके सामने है, तो प्लेन मिरर में मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो ठीक बीच में, मतलब थीटा का ठीक आधा ठीक बीच में अगर मान लीजिए ये वस्तु है तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल में है। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल में, ठीक बीच में है। तब यदि ठीक बीच में है तो उस स्थिति में नंबर ऑफ इमेज ठीक बीच में यदि वस्तु है मतलब सिमेट्रिकल है, ठीक बीच में है मतलब सिमेट्रिकल है। मान लीजिए दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर है, कहेगा कि 20 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को रख दिए, मतलब ठीक बीच में रख दिए, तो नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360/थीटा -1, तब प्रतिबिंब की संख्या का एक यही फॉर्मूला होता है। जब सिमेट्रिकल हो, ठीक बीच में हो तब यहाँ ये आपको देखना है कि सम आता है कि विषम आता है। नंबर ऑफ इमेज 360/थीटा -1 होता है। ठीक बीच के बदला में अनसिमेट्रिकल हो नहीं, मतलब कहीं भी हो, दो समतल दर्पण के बीच भी होता है और ठीक बीच भी होता है। बीच का मतलब हुआ बीच में कहीं भी, और ठीक बीच का मतलब हुआ कि जितना डिग्री का कोण है ठीक उस कोण का आधा पर बीच में रख दिए। तो जब ठीक बीच में होगा तो प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला आप ये लगाइए। अब बीच में कहीं भी अगर है तो उसको तो आप पहले से जान रहे हैं कि कैसे बनाना है। समतल दर्पण के बीच में जो प्रतिबिंब अगर वस्तु है तो 360/थीटा सम रहेगा तो एक घटाएंगे, विषम रहेगा तो वही छोड़ देंगे। मतलब ठीक कहीं भी रहेगा तो 360/थीटा, मतलब विषम के केस में, क्योंकि पहले हम लिख दिए कि 360/थीटा जब विषम हो और ठीक बीच में होगा तो तब भी एक घटा देंगे।
ठीक बीच में होगा तो तब विषम में से भी ये घटा देंगे। अगर ठीक बीच में नहीं है तो 360/θ तो आपका पहले वाला नियम है ही, आपका पहले वाला नियम है ही। इसको बढ़िया से समझने के लिए इस पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसको हम एक क्वेश्चन लेके इसको समझाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आप आराम से समझने का इसको कोशिश कीजिए। दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर रखा है, उसके बीच, ध्यान दीजिए, उसके ठीक बीच, देखिए ठीक बीच एवं बीच में रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, देखिए दोनों बात यहां पर हम लेंगे, क्या होगा, नहीं, दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर रखा है, ये प्लेन मिरर के बीच का कोण है, उसके ठीक बीच एवं बीच, दो को बात यहां पर आता है, ठीक बीच मतलब समविभाजक में है ये, और बीच मतलब कहीं भी है, बीच मतलब कहीं भी है। तो अगर ठीक बीच का फॉर्मूला यूज करें तो n बराबर 360 अब बटे 40 करेंगे, काट के ये कितना आया 9, काट के कितना आया 9, माइनस करेंगे 1 बराबर हो जाएगा 8 प्रतिबिंब। ठीक बीच में है तो 8 प्रतिबिंब, नहीं ठीक बीच में है तो 8 प्रतिबिंब। देखिए 360/θ-1 यूज किए हैं, 360/θ-1 यूज किए हैं, 360/θ, इसको एक बार बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ पर -1 करेंगे तो ये 9 हुआ और ये हो गया आपका 8 प्रतिबिंब। ये कितना हो गया 8 प्रतिबिंब। लेकिन अगर बीच में कहीं भी है, तो बीच में कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक बीच में नहीं है लेकिन कहीं भी हो सकता है, तो उस स्थिति में n बराबर हम लिखेंगे डायरेक्ट 360 अब बटे करेंगे 40, मतलब ये कट के हो जाएगा 9 प्रतिबिंब। ये चूंकि विषम है, विषम में से घटाना हमको आता नहीं है, तो विषम की स्थिति में ये, ठीक बीच की स्थिति में 8 प्रतिबिंब बनेगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि दो समतल दर्पण को यदि समानांतर रख दिया जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया जाए, दो समतल दर्पण को एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया जाए, तब कहेगा आपको प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। मतलब यहाँ एक प्लेन मिरर, ध्यान दीजिए, ये एक प्लेन मिरर और ये एक प्लेन मिरर है, पैरेलल करके रख दिए, इसके बीच में किसी वस्तु को रख देंगे तो नंबर ऑफ इमेज n, चूंकि पैरेलल है तो कोण हो गया आपका 0 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री, और n बराबर 360 बटे 0 करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो अनंत होता है। मतलब यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है तो उसके प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, उसके प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है अनंत होती है। ध्यान दीजिए, दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे के समानांतर है तो उसके प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है अनंत होती है। दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे के समानांतर है तो उसके प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है अनंत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण में ही और आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में मान लीजिए कि ये समतल दर्पण आपका है, ध्यान से देखिए, समतल दर्पण हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। लेकिन यदि कोई प्रकाश की किरण इस पर लंबवत पड़े, सीधे पड़े, तो जो प्रकाश की किरण दर्पण पर सीधे पड़ती है वो पुनः सीधे वापस भी हो जाती है, उसी पद पर ये रिटर्न हो जाएगा, उसी पद पर ये क्या होगा रिटर्न हो जाएगा। और जब ये रिटर्न होगा तो कोण I का मान भी 0 होगा और कोण R का मान भी 0 होगा। मतलब अभिलंब रूप से दर्पण पर यदि कोई किरण पड़ती है तो वह उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। अगर इस तरह का केस आएगा तो I और R का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों समपाती है। देख लीजिए, आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण इसी पर हुआ और अभिलंब इसी पर हुआ, तो बीच का कोण 0 डिग्री, I और R का मान ये क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समतल दर्पण में। ध्यान दीजिए, समतल दर्पण में ही और भी कुछ गुण है, जैसे हम बताए थे पिछले ही वीडियो में कि यदि v वेग से समतल दर्पण के सामने आप जा रहे हैं तो आपका इमेज 2v वेग से जाता हुआ प्रतीत होता है। नहीं, आप यदि v वेग से जा रहे हैं, ध्यान दीजिए अगला ऑब्जेक्टिव जो यहाँ बनता है, इफ यदि आप v वेग से जा रहे हैं
आप v वेग से समतल दर्पण के सामने जा रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना वेग से जाएगा? प्रतिबिंब आपका जो है ये 2v वेग से जाएगा। प्रतिबिंब आपका जो है ये क्या होगा? 2v वेग से जाएगा। नहीं तो ये सब कुछ गुण था। इसके बाद हम लोग और भी गुणों पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट गुण है कि यदि आपतित किरण के दिशा को स्थिर रखते हुए, ध्यान से समझिए इस बात को, यदि आपतित किरण के दिशा को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को थीटा डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए। ध्यान दीजिए, यदि आपतित लिखते हैं हम कि यदि आपतित किरण के दिशा को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण के दिशा को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए। यदि आपतित किरण के दिशा को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है दर्पण के घूमने के दिशा में, परावर्तित किरण दर्पण के घूमने के दिशा में 2 थीटा से घूम जाएगी, 2 थीटा से घूम जाएगी। ध्यान से समझिए इसको। आपतित किरण के दिशा को स्थिर रखते हुए दर्पण को यदि थीटा डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण दर्पण के घूमने की दिशा में, मतलब जिस दिशा में आप दर्पण को घुमा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, उसी दिशा में 2 थीटा डिग्री के कोण से घूम जाती है। उसी दिशा में 2 थीटा डिग्री के कोण से ये घूम जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI समझिए इसको। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि आपतित किरण की दिशा को स्थिर रखते हुए दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिए तो परावर्तित किरण कितना घूमेगा? 20 डिग्री घूमेगा। कहेगा 20 डिग्री घुमा दिए तो परावर्तित किरण कितना घूमेगा? 40 डिग्री घूमेगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण का यूज थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि इसका गुण थोड़ा सा और एक वीडियो में हमको और लेना पड़ेगा क्योंकि इसका गुण थोड़ा ज्यादा है। समतल दर्पण का क्वेश्चन भी यहाँ से अधिक आता है, तो हम थोड़ा सा आज जो बात करते हैं समतल दर्पण का यूज में, समतल दर्पण का जो यूज पर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण का यूज ध्यान दीजिए। समतल दर्पण का जो यूज है जनरली हम लोग करते हैं। एक नंबर में लुकिंग ग्लास को आप लोग जानते हैं, लुकिंग ग्लास जिसको हम लोग आईना कहते हैं, लुकिंग ग्लास जिसको हम लोग आईना, जिसमें हम लोग डेली अपना चेहरा देखते हैं, घर में लगा हुआ है। नहीं, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में समतल दर्पण का जो उपयोग है वो आता है बहुरूपदर्शी। 2 नंबर में बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप जिसको हम लोग कहते हैं, बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप जिसको कहते हैं। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए। बहुरूपदर्शी जिसको हम लोग KAL कैलिडोस्कोप, KALI बहुरूपदर्शी जिसको हम KALEI कैलिडोस्कोप जिसको हम लोग कहते हैं, बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप कहते हैं। इससे 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। 2 क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको कैलिडोस्कोप में पूछ देगा कि कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखिए कि इसमें 3 समतल दर्पण का उपयोग होता है। 3 समतल दर्पण का इसमें उपयोग होता है कैलिडोस्कोप में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है कि तीनों दर्पण जो है कितने डिग्री के कोण पर सेट रहता है, तो कैलिडोस्कोप में जो तीनों दर्पण है ये 60 डिग्री के कोण पर सेट रहता है। ध्यान दीजिए, कैलिडोस्कोप से 2 क्वेश्चन बनता है कि कैलिडोस्कोप में कितना मिरर रहता है, प्लेन मिरर, तो 3 कितने डिग्री के कोण पर सेट रहता है, तो 60 डिग्री के कोण पर कैलिडोस्कोप में मिरर सेट रहता है। तीसरा जो होता है आपका, ये तीसरा 3 नंबर पेरिस्कोप है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। और याद रखिए कि पेरिस्कोप जो होता है इसमें आपको 2 प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है,
दो गो प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। याद रखिए, पेरिस्कोप में आपको दो गो प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है, जिसको परिदर्शी भी हम लोग कहते हैं, पेरिस्कोप को परिदर्शी कहते हैं। दो गो प्लेन मिरर और प्रत्येक प्लेन मिरर 45 डिग्री के कोण पर इसमें फिट किया हुआ रहता है। सभी समतल दर्पण जो है पेरिस्कोप में परिदर्शी में 45 डिग्री के कोण पर सेट रहता है। दो गो प्लेन मिरर का इसमें इस्तेमाल होता है। कैलिडोस्कोप में 3 गो प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है और ये 60 डिग्री के कोण पर सेट रहता है। पीछे इसके बाद हम आगे के क्लास में प्लेन मिरर का जो कुछ गुण बच रहा है उसको लेते हुए न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है दर्पण में उसको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द ही हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास लेकर के आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।